हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी बैंक एग्जीक्यूटिव चैनल पर। मैं एडुकेटर रवि प्रताप कर्ण आपके लिए डेली क्लासेस लेकर के आता हूं JAIIB यानी कि जूनियर एसोसिएट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स एंड DBF डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। सिलेक्शन बैच जो 13 जून की अभी चल रही है। साथ ही साथ बता दें, इंट्रोड्यूसिंग डेली MCQ क्यूरेटेड बाय इंडियाज टॉप एडुकेटर्स। ऑफिसर्स बैचेस अभी स्टार्ट हुई है JIB को लेकर के। ये 3 जुलाई से ये बैचेस स्टार्ट हुई है और अभी एक ऑफर चल रहा है जो कि आज भर तक है। यानी कि अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेंगे यानी कि आज 30 जून तक, तो आपको यहाँ पर 25% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड याद रखिएगा, कोड है RPK10। JAIB 1 सालों के लिए जहाँ पर फी स्ट्रक्चर है टोटल 6,399 रुपये, लेकिन आप जैसे ही रेफरल कोड यूज़ करेंगे RPK10, आपको इंस्टेंट यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अभी एक ऑफर चल रहा है 25% तक के इंस्टेंट डिस्काउंट JAIB और CAIB पे। JAIB की बात करें तो JAIB और DBF डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस पेपर 1 है इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, पेपर 2 है प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, पेपर 3 है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स एंड पेपर 4 है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। पेपर 1 जो है इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसके मॉड्यूल ए में है इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर्स, मॉड्यूल बी है यहाँ पर इकोनॉमिक कंसेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग, मॉड्यूल सी है यहाँ पर इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर्स, मॉड्यूल डी है फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। वहीं पर पेपर नंबर 2 है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेज ऑफ बैंकिंग, जिसके मॉड्यूल ए में है जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस, मॉड्यूल बी है फंक्शंस ऑफ बैंक, मॉड्यूल सी है बैंकिंग टेक्नोलॉजी, मॉड्यूल डी है एथिक्स इन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वहीं पर पेपर नंबर 3 है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, जिसके मॉड्यूल ए में है अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, मॉड्यूल बी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कोर बैंकिंग सिस्टम, मॉड्यूल सी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मॉड्यूल डी है टैक्सेशन एंड फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग। वहीं पेपर नंबर 4 है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, जिसके मॉड्यूल ए में है रिटेल बैंकिंग, मॉड्यूल बी में है रिटेल प्रोडक्ट एंड रिकवरी, मॉड्यूल सी है सपोर्ट सर्विसेज मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज प्रोडक्ट, मॉड्यूल डी है यहाँ पर वेल्थ मैनेजमेंट। जो मॉड्यूल ई है वो है एडिशनल रीडिंग मटेरियल ऑन होम लोन्स। तो आज का जो चैप्टर है वो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड ओवरव्यू। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड ओवरव्यू, ये आपका यूनिट नंबर 20 है। यानी कि नहीं, ये मॉड्यूल मॉड्यूल सी है और यूनिट नंबर 20 है। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सबसे पहले बात करें फाइनेंशियल मार्केट की, तो फाइनेंशियल सिस्टम में हम देखें तो आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल एसेट्स, इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज। जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसमें आता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। जो फाइनेंशियल मार्केट है वो दो तरह से, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। और जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो है फंड बेस्ड और फ्री बेस्ड। इसको समझिएगा ढंग से। हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें, पूरे वित्तीय व्यवस्था की बात करें, तो 3 तरह से हम इसको बांट सकते हैं, 3 से 4 तरह से। पहला है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट, तीसरा है फाइनेंशियल एसेट इंस्ट्रूमेंट एंड चौथा है फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है इसमें 2 तरह की संस्था है, एक है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और दूसरी एक संस्था है जो है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। तो बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें 2 तरह के सेक्टर है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है और दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। फिर जो फाइनेंशियल सर्विसेज है इसमें 2 तरह की संस्था, एक फंड बेस्ड सर्विस और फ्री बेस्ड सर्विस। अब देखिए क्या है यहाँ पर कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को आप 4 कैटेगरी में ले सकते हैं, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, RRB रीजनल रूरल बैंक एंड फॉरेन बैंक। फिर हमारा कॉमर्शियल बैंक 2 तरह से है, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल, और शेड्यूल बैंक भी 2 तरह का है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक। क्लियर पॉइंट।
ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है कि वैसा कोई सेक्टर जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है वो क्या होता है ऑर्गेनाइज्ड, और जो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है वो आता है अनऑर्गेनाइज्ड में। फिर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इसमें दो पार्ट है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो जो कैपिटल मार्केट है उसमें सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट, और मनी मार्केट में फिर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आ जाता है, एक ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो यहाँ फंड बेस्ड सर्विस है जिसमें कि हम बात करें तो लीजिंग, हायर परचेज, कस्टमर क्रेडिट, बिल डिस्काउंट, फैक्टरिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा। वहीं पर फी बेस्ड सर्विस की बात करें तो इश्यू मैनेजमेंट, मर्चेंट बैंकिंग, क्रेडिट रेटिंग, डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग या फिर स्टॉक ब्रोकिंग एटसेट्रा। अब देखिए फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो फाइनेंशियल सिस्टम ए नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक, बिल्डिंग सोसाइटीज एटसेट्रा। एंड मार्केट में क्या क्या आता है तो मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट कहते हैं। डीलिंग इन ए वेराइटीज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बैंक डिपॉजिट्स, स्टॉक एंड शेयर एटसेट्रा, which are engaged in money transmissions activities, provisions, loan, credit facilities. The financial institutions and market occupy the key positions in the economy as intermediaries in challenging saving and other funds to borrowers and investors. In doing this, one of their main roles to reconcile the different requirement of savers and borrowers. अलग अलग तरह की संस्था है और सबके अलग अलग तरह के रिक्वायरमेंट हैं, वो चाहे डिपॉजिटर हो या बोरोवर्स हो, देयर बाय फैसिलिटेटिंग ए हायर लेवल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी देन वुड अदरवाइज बी द केस। पहला ऑप्शन है सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी, दूसरा कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड तीसरा इंश्योरेंस एंड पेंशन रेगुलेटरी। यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें बहुत सारी फाइनेंशियल संस्था है, चाहे कॉमर्शियल बैंक है, बिल्डिंग सोसाइटीज, बहुत सारे मार्केट है, मनी मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, अलग अलग तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे बैंक डिपॉजिट है, स्टॉक, शेयर एटसेट्रा है, और ये अलग अलग तरह के एक्टिविटीज में शामिल है जैसे कि लोन है या क्रेडिट फैसिलिटीज की बात करें। तीन तरह से हम देखते हैं यहाँ पर, सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी, कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इंश्योरेंस एंड पेंशन रेगुलेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सेंट्रल बैंक अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक अथॉरिटी पहला है यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक। ए कॉमर्शियल बैंक इज ए टाइप ऑफ बैंक दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज सच एज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, मेकिंग बिजनेस लोन एंड ऑफरिंग बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट दैट इज ऑपरेटेड एज ए बिजनेस फॉर प्रॉफिट, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड फॉरेन बैंक। कॉमर्शियल बैंक का मतलब होता है कि वैसा बैंक जो हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, हमें लोन देती है वो, ठीक है, साथ ही साथ जनरल पब्लिक को डील करती है। दूसरी तरफ देखें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी जिसे कहते हैं हम लोग एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और 1956। जो कंपनीज एक्ट 1956 था उसके जगह आ गया कंपनीज एक्ट 2013, which is engaged in the business, loan and advances, acquisitions of stock, equities, debts, etc. issued by the government and any local authority. The main objective of this type of company is to accept deposit under the scheme or manner. According to section 45(1)(c) of the RBI Act, a non-banking company carrying on the business of a financial institutions will be an NBFC. It is governed by the Ministry of Corporate Affairs as well as Reserve Bank of India. यानी कि कहने का मीनिंग है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है इन्हें भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, कहाँ पर, तो आरबीआई में। आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग आरबीआई एक्ट सेक्शन 45(1)(c). The following NBFC are not required to be obtain any registrations with Reserve Bank of India. First, core investment company assets are less than 100 crore or public fund not taken. Second, a merchant banking company. Third, companies which are engaged in the business of stock broking and housing finance company.
Companies engaged in the business of venture capital, insurance companies holding a certificate of registrations issued by IRDA, यानी कि जो सर्टिफिकेशंस है उन्हें लेना होगा कहां से, तो IRDA जिसे बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी. चीट फंड कंपनी एज डिफाइंड ए सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ द चीट फंड एक्ट 1982 एंड निधि कंपनी, इन सभी को रजिस्ट्रेशन करवाना है कहां, तो आरबीआई के पास. यानी कहने का मीनिंग कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसकी कैपिटल फंड होनी चाहिए कितनी, तो 100 करोड़ एंड पब्लिक फंड नॉट टेकन. मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, companies which are engaged in the business of stock broking, housing finance companies, companies engaged in the business of venture capital, insurance companies holding a certificate of registrations issued by RBI, cheat fund companies as defined in section 2 clause B of cheat fund act 1982, nidhi companies. Second है primary dealers. Primary dealers are registered entities with the RBI who have the license to purchase and sell government securities. They are entities who buys government securities directly from the RBI. RBI issue government securities on behalf of government aiming to resell other buyers. ये है primary dealers. या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर कंपनीज इन द फाइनेंशियल सेक्टर दैट प्रोवाइड्स ए ब्रॉड रेंज ऑफ बिजनेस and service. Financial institutions are companies in the financial sector that provides a broad range of business and services including banking, insurance, investment management. Governments of the country consider a important, oversee and regulated financial institutions as the play an integral part of economy of the country. FIs यानी कि financial institutions are development financial institutions which provide long-term fund for industry and agriculture. Next one is cooperative bank. Cooperative Credit Society in 1904 led to formations of cooperative bank presently registered under Cooperative Society Act 1965 and regulated by NABARD and RBI. This bank run for social welfare and not for profit maximizations. They are allowed to operate by member itself to provide financial service to agriculturists and small businessmen. Their main functions to get deposit, member of public and grant loan to farmers. Even farmer is not a member, a small industrial and both rural and urban areas. The Cooperative Bank Society Act 1965 के accordingly इन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है. Payment and Settlement System Act 2007. They are covered the Payment and Settlement System Act 2007 जिसे शॉर्ट में PSS Act बोलते हैं. Legislated in December 2007 and regulated by the Reserve Bank of India and the Board of Regulations and Supervision of Payment and Settlement System. India has multiple payment and settlement system, both gross and net settlement system. Payment and Settlement System Act 2007. Next one is management of government debt. Sovereign debt management is the process of establishing and executing a strategy for managing the government debt in the order to raise requirement amount of funding, achieve its risk cost objectives and to meet any other sovereign debt management goal to government may be set, such as developing. Next one is bankers to government. The RBI act as the banker to government central as well as the state government. As such, it transact all banking business of the government which involve the receipt and payment of the money on behalf of the government and carrying out of its exchange, remittance and other banking operations, bond and treasury bill. Next one is lender of last resorts to bank. The central bank provides liquidity support on temporary basis through the facility of repurchase, repo, and security of bank to meet their short-term liquidity requirement. It means
आरबीआई जिसे लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट्स भी कहा गया है कि जब भी किसी कमर्शियल बैंक को पैसे की आवश्यकता होगी तो दूसरे कमर्शियल बैंक से भी वो लोन ले सकती है, लेकिन जब कोई कमर्शियल बैंक उसे लोन नहीं देगी तो वहाँ पर लोन कौन प्रोवाइड करेगा? आरबीआई। इसलिए आरबीआई को यहाँ पर हम लोग लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट्स के नाम से जानते हैं। एंड कैश रिजर्व रेशियो सेक्शन 42 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, कैश रिजर्व रेशियो इज द अमाउंट फंड ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश। याद रखिएगा, इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब ये लिमिटेशंस नहीं है। सीआरआर में एक चीज याद रखना, नो मिनिमम लिमिट। अब ये लिमिटेशंस खत्म कर दिया गया है। एंड नो मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। वहीं पर एसएलआर की बात करें तो एसएलआर में है मिनिमम 0% एंड मैक्सिमम 40%। वहीं सीआरआर में जहां पर कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास हम पैसे को रिजर्व रखते हैं, एसएलआर में कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा बॉन्ड्स के रूप में अपने पास पैसे को रिजर्व रखते हैं। इक्विटी एंड डेब्ट मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी एक्सचेंज और BOS is a facility where stockbroker and traders can buy and sell securities such as share, stock, bond and other financial instruments. Brokers. A broker is an individual or firm that charges a fee of commissions for executing buy and sell orders submitted by an investors. A broker also refers to the role of a firm when it acts as an agent for customer and charges the customer a commissions for its services. Next one is equity and debt raises. Debt involves borrowings money to the rapid plus interest, while equity involves raising money by selling interest in the company. Essentially, you will have to decide whether you want to pay back a loan give shareholders stock in your company, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स या फिर मर्चेंट बैंकर्स। इन्वेस्टमेंट बैंक इज ए फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी और कॉर्पोरेट डिवीजन दैट engaged in advisory based financial transactions on behalf of individual corporations and governments and foreign institutional investors, जिसको कहते हैं FII। अगर कोई फॉरेनर्स इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करता है, जो कंपनियां इंडिया में पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसके शेयर में अगर इन्वेस्ट करे तो वो क्या होगा? FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फिर कस्टोडियन है, डिपॉजिटर्स है, म्यूचुअल फंड्स है, ठीक, मार्केट लाइक रजिस्टर्ड, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको IRDA कहते हैं हम लोग, कि जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उसके रेगुलेटर है कौन? तो IRDA। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसी से फाइनेंशियल सिस्टम बेसिकली हम लोग को जानना है। वैसे हम आपको बता दें, एक अलग से भी चैप्टर है आपका म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टू बेसिक टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम? पहला है इनफॉर्मल एंड रेगुलेटेड सिस्टम, दूसरा है फॉर्मल एंड रेगुलेटेड सिस्टम, तीसरा इनफॉर्मल एंड अनरेगुलेटेड सिस्टम, चौथा यहाँ पर फॉर्मल एंड अनरेगुलेटेड सिस्टम। इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मल एंड अनरेगुलेटेड सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में चलता है ये, ठीक है। अनरेगुलेटेड जिसको हम लोग इनफॉर्मल भी एक तरह से कह सकते हैं, ठीक। जो पूरे गवर्नमेंट्स के रूल को फॉलो करती है वो फॉर्मल में आता है, जो फॉलो नहीं करती है वो इनफॉर्मल या फिर अनरेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम? पहला लैक ऑफ रेगुलेशंस, दूसरा है लो ट्रांजेक्शंस, तीसरा है स्ट्रक्चर्ड प्रोसीड्योर एंड चौथा है यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी। ऑप्शन में A to D ऑल, बी ऑप्शन है A to C ओनली, सी ऑप्शन है B to C ओनली, डी ऑप्शन है C and D ओनली। बताइए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा C और D, यानी स्ट्रक्चर्ड प्रोसीड्योर्स एंड ट्रांसपेरेंसी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का।
इनफॉर्मल है तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, फॉर्मल होगा तभी जाकर के ट्रांसपेरेंसी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सम टिपिकल कंपोनेंट ऑफ इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम? फर्स्ट, बैंक्स एंड क्रेडिट यूनियन, सेकेंड, स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स, नेक्स्ट, इंडिविजुअल मनी लेंडर्स एंड ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एंड डी, गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड सेंट्रल बैंक। इसका आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल मनी लेंडर्स एंड ग्रुप ऑफ पर्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट काइंड ऑफ ज्योग्राफीज इन द इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम इंपॉर्टेंट? फर्स्ट वन इज अर्बन एंड हाईली डेवलप्ड, सेकेंड ऑप्शन है रूरल एंड हाईली डेवलप्ड, थर्ड है रूरल एंड लेसर डेवलप्ड, एंड फोर्थ है अर्बन एंड लेसर डेवलप्ड। बताइए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा अर्बन एंड लेसर डेवलप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इन द इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम? इन्वेस्टमेंट कंपनीज या फिर पॉन ब्रोकर्स, चीट फंड कंपनीज या कॉमर्शियल बैंक? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक। ये एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में नॉट लगा हुआ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का, बाकी सारा नॉन बैंकिंग कंपनी या फिर कह सकते हैं कि एक तरह से इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है। ये सभी क्या है? इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट्स के द्वारा ये रेगुलेट यहाँ नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय lack of regulations, presence of an organized, institutional and regulated system, low transactions cost या unstructured procedures? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर presence of an organized, institutional and regulated system. Next question है what does the formal financial system cater do? पहला यहाँ पर कि फाइनेंशियल नीड टू मॉडर्न स्फीयर ऑफ इकोनॉमी, बी ऑप्शन है यहाँ पर कि फाइनेंशियल नीड ऑफ ओनली रूरल इकोनॉमीज, एंड सी ऑप्शन है फाइनेंशियल नीड ऑफ ओनली फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, एंड डी ऑप्शन है फाइनेंशियल नीड इंडिविजुअल्स ओनली। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है कि व्हाट डज द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम कैटर डू? इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल नीड्स टू ऑफ द मॉडर्न स्फीयर ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम?
व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम? फर्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट। सेकेंड है फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, कमर्शियल बैंक एंड गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। थर्ड है मनी लेंडर्स, ग्रुप ऑफ पर्संस एंड नॉन रेगुलेटेड इंटरमीडियरीज। एंड नेक्स्ट है पॉन ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड स्टॉक मार्केट। बताइए आंसर। इसका आंसर होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई हु डू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैटर टू? पहला ऑप्शन है ओनली इंडिविजुअल हु पासेस हेल्थ, हु possesses health. B option is only entrepreneurs and businesses who require the wealth in the form of capital. C है both individual who possesses wealth and entrepreneurs, businesses who require the wealth in the form of capital. And D option है none of the above. बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है कि हु डू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैटर टू? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बोथ इंडिविजुअल हु पोजेसेस वेल्थ एंड एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसेस हु रिक्वायर द वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी? फर्स्ट है कंपनीज दैट लेंड्स मनी टू इंडिविजुअल विदाउट एनी इंटरेस्ट। बी है यहाँ पर कंपनीज दैट प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज विदाउट बीइंग लाइसेंस्ड एज बैंक। C है companies that invest only in the stock market. And D है companies that provides insurance services without being licensed as insurance companies. बताइए आंसर। What are non-banking financial companies? इसका आंसर हो जाएगा companies that provides banking services without being licensed as बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? जिसको DFI कहते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फर्स्ट है यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एड टू डेवलपिंग कंट्रीज। बी ऑप्शन है इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड लोन टू इंडिविजुअल एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। सी है इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड इंश्योरेंस सर्विसेज टू बिजनेसेस। एंड डी है इंस्टीट्यूशन सर्विसेज टू एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसेस प्रोवाइड लोन एंड अदर फाइनेंशियल। बताइए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा इंस्टीट्यूशन सर्विसेज टू एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसेस प्रोवाइड लोन एंड अदर फाइनेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरमीडिएट्स? सीडबी, IRDA, CB और SBI। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरमीडिएट्स? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर SBI। कारण क्या है कि इंटरमीडियरीज है ये SBSC, सेडबी या सेबी, IRDA कभी भी डायरेक्ट कस्टमर डील नहीं करती है, बल्कि उसको लोन देती है जो कस्टमर्स को लोन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है वो SBI है इसमें, मतलब जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंगली। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि ये है RBI कस्टमर डील डायरेक्ट नहीं करती है, तो RBI उसे लोन देती है जो कस्टमर को लोन देता है। ठीक है, चाहे बैंक हो, चाहे वो कोई भी बैंक हो, कमर्शियल बैंक हो, ठीक, या फिर RRB हो, तो ये सब फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में आएगा बैंक। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि व्हाट डू रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस डू। पहला ऑप्शन है यहां पर प्रोवाइड लोन एंड अदर फाइनेंशियल असिस्टेंस। बी ऑप्शन है सेल फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू कस्टमर्स। सी ऑप्शन है रेगुलेट द फाइनेंशियल मार्केट। डी ऑप्शन है यहां पर प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू कॉर्पोरेट कस्टमर्स। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है कि व्हाट डू रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस डू। इसका आंसर हो जाएगा यहां पर रेगुलेट द फाइनेंशियल मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is a non-intermediate institutions। non-intermediate SIDBI, RBI, NABARD और SEBI। इसका आंसर हो जाएगा यहां पर नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सम एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। डिपॉजिट एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशंस कंट्रीब्यूशंस, या फिर लोन्स एंड एडवांसेस, या मनी एक्सेप्टेड कस्टमर फॉर रेमिटेंसेस। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है कि व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसका आंसर हो जाएगा यहां पर लोन एंड एडवांसेस। देखिए एसेट्स की बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, लोन आएगा और एडवांसेस। अगर मान लीजिए लायबिलिटीज की बात करें तो जितने भी डिपॉजिट हैं सारा डिपॉजिट क्या है, तो बैंक के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि ये पैसा बैंक को वापस करना है किसे, कस्टमर को। तो जो बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या लिखते हैं हम लोग, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, पहला यहां पर इन्वेस्टमेंट एंड प्लेसमेंट, सेकेंड है डेरिवेटिव्स, सी ऑप्शन है इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स इश्यूड, एंड डी ऑप्शन है यहां पर लोन एंड एडवांसेस। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है कि व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑन द लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट। लायबिलिटीज में इंश्योरेंस पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड्स यूनिट इशूड। वैसे अगर बात करें तो जो जितने भी डिपॉजिट्स हैं, जितने भी डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट्स में कहने का मीनिंग क्या है कि करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, ठीक, एफडी है, आरडी है, ये सारा लायबिलिटीज है। तो इससे पहला जो क्वेश्चन था उसमें था कि एसेट साइड में क्या क्या रखते हैं। तो एसेट साइड में हम लोग लोन एडवांसेस रखेंगे और लायबिलिटी साइड में हम लोग डिपॉजिट्स को रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म मार्केट मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। पहला ऑप्शन है द फिजिकल प्लेस इन विच कमोडिटीज आर सोल्ड और परचेज। बी ऑप्शन यहां पर द स्टेज दैट कमोडिटी पासिस थ्रू बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। थर्ड है द परचेज and sell transactions, the purchase and sell transactions of commodity and the formations of its price, and D है the countless decisions made by producers of commodity and consumers of commodity sold or purchased। बताइए आंसर। यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाट डज द मार्केट मीन। आशुतोष झा जी, वेरी गुड इवनिंग। सी नंबर किसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा जरूर। द परचेज एंड सेल ट्रांजेक्शंस ऑफ कमोडिटी एंड द फॉर्मेशंस ऑफ इट्स प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। पहला म्यूचुअल फंड्स यूनिट, बी ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज, सी है मनी एक्सेप्टेड फ्रॉम कस्टमर फॉर रेमिटेंसेज, एंड डी ऑप्शन है इंश्योरेंस पॉलिसीज।
तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए फाइनेंशियल सिक्योरिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इसका आंसर हो जाएगा म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज इन अ फाइनेंशियल मार्केट, प्राइस ऑफ कमोडिटीज इन अ फाइनेंशियल मार्केट। पहला ऑप्शन है द फिजिकल प्लेसेस इन विच कमोडिटीज आर सोल्ड और परचेज्ड। बी ऑप्शन है द स्टेज दैट कमोडिटीज पासेस थ्रू बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। सी ऑप्शन है द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। एंड डी ऑप्शन है द काउंटलेस डिसीजंस मेड बाय प्रोड्यूसर्स ऑफ ए कमोडिटी एंड कंज्यूमर्स ऑफ द कमोडिटी। बहुत बढ़िया आशुतोष जी, बताइए क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? डी जो आंसर आपने बताया कौन से क्वेश्चन का? तो क्वेश्चन है व्हाट डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ कमोडिटीज इन अ फाइनेंशियल मार्केट। इसका आंसर हो जाएगा द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डेरिवेटिव्स, व्हाट इज द डेरिवेटिव्स। पहला ऑप्शन है कि फिजिकल गुड्स और प्रोडक्ट। बी ऑप्शन है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सी ऑप्शन है टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड डी ऑप्शन है टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। 20C, बहुत बढ़िया। डेरिवेटिव्स क्या है बताइए? फिजिकल गुड्स और प्रोडक्ट, या फाइनेंशियल सिक्योरिटी, या टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, या टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसका आंसर हो जाएगा ए फाइनेंशियल सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम सेवर टू इन्वेस्टर्स, फ्रॉम सेवर टू इन्वेस्टर्स। ए ऑप्शन है to facilitate the exchange of goods and services. B option है to determine the price of commodities. C option है to provide a physical place for buyers and sellers to gather. And D option है to provide the capture and transfer of wealth. तो क्वेश्चन है what is the role of financial institutions in the transfer of wealth from savers to investors. इसका आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड द कैप्चर एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। क्वेश्चन है यहां पर व्हेन वाज द फर्स्ट कमर्शियल बैंक एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। व्हेन वाज द फर्स्ट कमर्शियल बैंक एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। When was the first commercial बैंक? सन 1770 बना था कौन सा बैंक? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन द ईयर 1906। 1906 कौन सा बना था बताइए? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, नेशनल इंश्योरेंस कंपनीज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। LIC इस समय में यानी कि 1906 में ही इसका मेन एग्जिस्टेंस में आया था। 1956 में नाम पड़ा था इसका LIC 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल बैंक सेटअप इन इंडिया। बैंक ऑफ कोलकाता, ये कलकत्ता था, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, या फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है वो बना था कब? तो सन 1770 में। अगर हम बात करें तो फिर 1806 में बना था बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास,
और फिर हम बात करें तो वर्ष 1921 ईस्वी में इन सारे बैंकों को मर्ज कर दिया गया और यहां पर बना दिया गया क्या, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश्ड? व्हेन वाज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश्ड? 1806, 1843, 1863, 1875? बताइए आंसर। क्वेश्चन है कि व्हेन वाज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश्ड? ये क्या होगा, 1875 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज when were the Bank of Bengal, Bank of Madras and Bank of Bombay merged Imperial Bank of India? 1911, 1921, 1931, 1941? When were the Bank of Bengal, Bank of Madras and Bank of Bombay merged? हम आपको पहले ही बता चुके हैं 1921 ईस्वी में बन गया था ये तीनों बैंक जो था, जिसे हम लोग प्रेसिडेंसी कहते थे, और वही प्रेसिडेंसी बैंक मर्ज होकर के बन गया था क्या, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसी का नाम बदल करके 1 जुलाई 1955 रख दिया क्या, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि बात करें तो सन 1806 में बना था बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बना था बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बना था बैंक ऑफ मद्रास, इस बीच में 1809 में बैंक ऑफ कोलकाता भी बना। तो इन तीनों बैंक को हम लोग बोलते थे यहाँ पर प्रेसिडेंसी। इसे बोलते हम लोग क्या, तो प्रेसिडेंसी। और यही प्रेसिडेंसी सन 1921 ईस्वी में आकर के बन गया क्या, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन वाज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? देखो 1921 में जो बना था इंपीरियल बैंक, इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके वर्ष 1955 में रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स?
पहला ऑप्शन है कि सेंट्रल बैंक इन इंडिया, सेकेंड है ड्रैकोनियन रेगुलेशंस टू कंट्रोल द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एंड सी ऑप्शन है कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, एंड डी ऑप्शन है यहाँ पर द रिकमेंडेशन सेट अप बैंकिंग रेगुलेटर्स इन इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा ड्रैकोनियन रेगुलेशंस टू कंट्रोल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिकमेंडेड टू बी सेटअप। पहला ऑप्शन है 1915, सेकेंड है 1925, थर्ड है 1935 एंड फोर्थ है 1945। इसका आंसर हो जाएगा 1935, वर्ष 1935 बना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द लेजिस्लेशंस दैट सप्रेस्टेड द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। फेरा या आरबीआई एक्ट या बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट या कंपनीज एक्ट। इसका आंसर हो जाएगा फेरा। फेरा जो है बाद में, पहले था फेरा 1973। इस रूल में बहुत ज़्यादा नियम कानून था जिसके कारण दिक्कत हो रही थी फॉरेन एक्सचेंज में, तो बाद में जाकर के बना दिया गया फेमा। फेमा 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिड पीपल एसोसिएटेड विद मोर फॉर देयर सेविंग एंड बोरोइंग्स नीड ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस फेज। स्मॉल साइज बैंक, रेगुलेटेड प्लेयर्स या मनी लेंडर्स या फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्लेयर्स। इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो मनी लेंडर्स। बोरोइंग नीड्स ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस फेज। आजादी से पहले एक यही सहारा होता था पूरे का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड। 1947, 1948, 1955 और 1969। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइजेशन की बात चली थी 1948 में, लेकिन फुल्ली नेशनलाइज हुआ है ये 1 जनवरी 1949। एक्ट आया था 1948 में, लेकिन नेशनलाइजेशन हो गया है कब से, तो 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949 से। और जिस समय में नेशनलाइजेशन हुआ था किसका, आरबीआई का, उस समय में आरबीआई के पास जो कैपिटल फंड थी, जो कुल जमा पूंजी थी वो कितनी थी, तो मात्र 5 करोड़ रुपए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशंस वाज फॉर्म्ड बाय नेशनलाइजिंग 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड पुअर पीपल इन इंडिया फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेक बैंक्स लोन ड्यूरिंग द फेज। Why did poor people in India find it difficult to take bank loans during the phase? पहला ऑप्शन है banks were not interested in giving loan to poor people. B ऑप्शन यहाँ पर money lenders were exploitative, and C है यहाँ पर poor people did have the required collateral, and D ऑप्शन है all of the above। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाई डिड पुअर पीपल इन इंडिया फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेक बैंक लोन ड्यूरिंग द फेज। इसका आंसर हो जाएगा पुअर पीपल डिड हैव द रिक्वायर्ड कोलेट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द इंडियन गवर्नमेंट नेशनलाइज 14 प्राइवेट सेक्टर बैंक विद डिपॉजिटर 550 करोड़। देखो नेशनलाइजेशन जो हुआ है हमारे इंडिया में, वो 2 फेज में हुआ है। पहला फेज है 19 जुलाई 1969, दूसरा फेज है
15 अप्रैल 1980। पहले फेज में टोटल 14 बैंक हैं, दूसरे फेज में टोटल 6 बैंक है। पहले फेज में जो नेशनलाइजेशन हुआ उसका कैपिटल फंड था 50 करोड़ रुपए, और सेकेंड फेज का जो नेशनलाइजेशन हुआ है उसका कैपिटल फंड है 200 करोड़ रुपए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड नेशनलाइजिंग प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज? पहला ऑप्शन है टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, सेकेंड है टू ब्रिंग इन टाइट सोशल कंट्रोल ओवर द बैंकिंग सेक्टर, सी है यहाँ पर टू इनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, एंड डी है नन ऑफ द अबव। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा टू ब्रिंग इन टाइट सोशल कंट्रोल ओवर द बैंकिंग सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्रीज सफर ड्यू टू सेलेक्टिव कैटरिंग ऑफ बैंक्स टू लार्ज इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज? एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या, तो एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? आपको पहले भी हम बता चुके हैं 1956 में। ऐसे 1906 में इसका कॉन्सेप्ट आया था एग्जिस्टेंस में, फिर बाद में जाकर के 1956 में बना है क्या, तो LIC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द enshrined in the Indian constitutions under the directives principle of state policy during the post-independence phase? Economic growth with social justice, free market economy, capitalism or none of the above? इसका आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बायलैटरल सिस्टम ऑफ मेकिंग पेमेंट्स दैट इंडिया हैड? पहला ऑप्शन है ओनली फॉरेन करेंसी कुड बी यूज्ड फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस, बी ऑप्शन है ओनली इंडियन रूपी कुड यूज टू फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस, एंड सी है बोथ इंडियन रूपी एंड फॉरेन करेंसी कुड बी यूज्ड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस, एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बायलैटरल सिस्टम ऑफ मेकिंग पेमेंट दैट इंडिया हैड? इसका आंसर होगा ओनली इंडियन रूपी कुड यूज फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस। बायलैटरल सिस्टम में, बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय समझौता होता है दो देश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया डिवैल्यूए इन इंडियन रुपीज 1991? 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई एंड नन ऑफ द अबव। देखो एक टर्म होता है डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन जिसे हिंदी में कहते हैं अवमूल्यन कर देना। एक क्या होता है कि इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में क्या होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू बढ़ जाएगी और मनी की वैल्यू घट जाएगी, और जब मनी की वैल्यू को जानबूझ के घटा दिया जाता है ये होता है डिवैल्यूएशन। इंडिया में 1991 में हुआ था, 1 जुलाई 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच डिड द इंडियन रुपीज डिवैल्यूएज इन 9 जुलाई 1991? 5%, 9%, 11%। तो पहले भी हम बता चुके हैं आपको डिवैल्यूएशन मतलब क्या होता है कि मनी की वैल्यू का घट जाना। तो जो जुलाई 1991 में किया गया था 9% मनी की वैल्यू घट गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशंस डिड इंडिया अप्रोच फॉर इमरजेंसी लोन इन 1991? वर्ल्ड बैंक एंड IMF, यूनाइटेड नेशंस, एशियन डेवलपमेंट बैंक और नन ऑफ द अबव। बताइए आंसर। क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑर्गेनाइजेशंस डिड इंडिया अप्रोच फॉर इमरजेंसी लोन इन 1991? चैनल को सभी लोग लाइक कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इमरजेंसी लोन के लिए अप्रोच यही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेजर कंडीशनलिटी अटैच्ड टू द IMF लोन? पहला ऑप्शन है इंडिया हैड टू डिवैल्यूएट द इंडियन रुपीज, दूसरा इंडिया हैड टू प्लेस गोल्ड, तीसरा इंडिया हैड टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी, एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा इंडिया हैड टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस GFC? पहला ऑप्शन है द वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस दैट टुक इन द 20th century, सेकेंड है बी नंबर द वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस दैट टुक प्लेस इन 21st century, थर्ड है द वर्स्ट फाइनेंशियल टुक प्लेसेस आफ्टर World War II, एंड फोर्थ है द वर्ल्ड वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस took place after the Great Depressions in 1930. बताइए आंसर।
इसका आंसर हो जाएगा द वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस दैट टुक प्लेस आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन इन 1930। महामंदी आई थी इस समय में, 1930 ईस्वी की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉज्ड द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। पहला ऑप्शन है द कोलैप्स ऑफ सेवरल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द यूएस। बी ऑप्शन है द सब प्राइम लोन्स इन द मॉर्गेज मार्केट। एंड सी ऑप्शन है द इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस दैट इन्वेस्टेड देयर फंड इन द सिक्योरिटीज डिराइव्स फ्रॉम द सब प्राइम लोन। एंड फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन व्हाट कॉज द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए सेशन को लाइक कर लीजिएगा सभी लोग, और अभी तक आपने अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। कोड है RPK10। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे सब्सक्रिप्शन के लिए आपको यहाँ पर इंस्टेंट मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मुझे आप सर्च कर सकते हैं रवि प्रताप कर्ण के नाम से अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। यूट्यूब क्लास की टाइमिंग है रात के 9 बजे, प्लस क्लास है रात 10:30 बजे और रात 11:30 बजे। ठीक है, तो इन दोनों क्लास को जरूर अटेंड करिएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। और ये 13 जून के बैचेज हैं। अभी एक नई बैचेज आई है 3 जुलाई को आ रही है, न्यू बैचेज। जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। इंट्रोड्यूसिंग डेली MCQ क्यूरेटेड बाय इंडियाज टॉप एडुकेटर्स। अनअकैडमी बैंक एग्जीक्यूटिव चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी लोग। अनलॉक योर पोटेंशियल 25%, यानी कि अगर आज रात 12 बजे तक आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, कोड यूज करें RPK10, और आपको यहाँ पर 25% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये ऑफर आज ही तक है, तो जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिएगा। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट, कोड याद रखिएगा RPK10। और फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन है हमारा रात के 10 साढ़े 10 बजे। थैंक